नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एग्जामपुर के प्रैक्टिस सेट में आज आपका छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है। घटना चक्र की 2 सीरीज है। अंकित भाटी सर की स्पेशल जो है यूपीपी के लिए जो भी टॉपिक दिए हैं उसकी भी बुक है। सारी की सारी कवर हो रहे हैं, जिसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सारे लेक्चर यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट से। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? आलोचनात्मक इतिहास तो ये लिखा है आपका राम कुमार वर्मा जी ने। ये ऑप्शन सही रहेगा, किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है आपके बिहारी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वीर रस का कवि कौन सा है? 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, इसमें वीर रस के कवि के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है, यह जो है वीर रस के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें से किस कवि की रचना है? कई बार चांद का मुंह टेढ़ा हो गया, किसकी रचना है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है मुक्ति बोध की रचना है। बी ऑप्शन होगा, किनकी? मुक्ति बोध जी की यह रचना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नरेश मेहता को अपनी संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? यानी इनको किसके लिए जो है पुरस्कार मिलाया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, इनकी संपूर्ण कृति के लिए या हिंदी साहित्य में इनका योगदान देने के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग होना छठा प्रश्न। जवाब हो जाएगा अति प्रसन्न होना। ठीक है ना, जैसे वो तो बोलते हैं ना इस समय दिल गार्डन गार्डन हो गया, वही आपका जो है बाग बाग होना। तो अति प्रसन्न होना सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 3 में न 13 में सातवां प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा नगण्य, यानी कहीं का न होना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, नगण्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुरास सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भय रुज परिवारु। इसमें छंद पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपका चौपाई है। यह क्या है? चौपाई छंद है। और इसमें जो है अलंकार, अगर इसकी अलंकार की बात किया जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कई बार यह उदाहरण अलंकार में भी दिया जाता है, तो दोनों देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं? कौन सी है जो पहाड़ी नहीं है? नवा प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली जो है या पहाड़ी नहीं। बुंदेली सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का विकास जवाब हो जाएगा यह जो है ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। सी सही जवाब हो जाएगा, किससे? ब्राह्मी लिपि से। अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक है, कहार है, पाठक है और योगिनी, इन चारों में से स्त्रीलिंग पूछा गया है। जवाब हो जाएगा योगिनी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील क्या देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? जवाब हो जाएगा यह विदेशी शब्द है। ठीक है ना, विदेशज शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा, उसको जो है अध्याहरण बोलते हैं। ठीक है ना, अध्याहरण कहते हैं। सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और जो वाक्य अशुद्ध है उसको पहचानना है। जवाब हो जाएगा शादी के कार्यक्रम में 10 दिनों तक चलता रहा। यह वाक्य जो है आपका अशुद्ध है, यानी यह गलत वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लता गा रही है, गा रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध हो रहा है? गा रही है कंटिन्यूअस है, यानी काम जारी है, तो ऐसे टेंस को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान।
यानी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो अपूर्ण है, यानी कार्य जारी है, तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। इंग्लिश की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, वैसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य को कौन सा वाच्य कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया क्या हो, वाक्य के लिंग और वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे कृतवाच्य। वाच्य तीनों आप लोग देख कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते आए हैं, कृतवाच्य बोलेंगे, ए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा एम में बी एड। देखिए बीच में कॉमा लगा है ना, तो यही होगा आपका अल्प विराम लग करके एम में बी एड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो है कुल 31 मात्राएं होती हैं। देखिए छंद को आप लोग ऊपर से देखिएगा, क्योंकि कितनी मात्राएं होती हैं, किस पर यति होता है, किस पे जो है तुक होता है, कितने यगड़ होते हैं, यही सब पूछा जाता है। अंदर जाके उदाहरण बहुत कम ही पूछा जाता है, तो लेकिन आप लोग पढ़िएगा पूरा डिटेल में ही। अगला प्रश्न, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दी गई पंक्तियों में अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द बताना है। कौन सा शब्द तद्भव है? 20वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा बजरंग शब्द जो है यह तद्भव है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताना है। कारक देखिए, जयपुर से दिल्ली अलगाव की स्थिति पैदा कर रही है, तो ऐसे में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। अलगाव की स्थिति में हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स में ह और व्यंजन है, यानी किस प्रकार के शब्द हैं श ह? जवाब हो जाएगा, इनको हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने से जो है मुंह मुंह से जो क्या होता है, गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोला जाता है। अगला प्रश्न, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में जवाब हो जाएगा, यह जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक यानी पर्वत वाले स्थान को पर्वतीय बोलते हैं, तो उसका गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी सही जवाब में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में संगत युग्म बताना है आपको। कौन सा युग्म है जो संगत है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यक और पलंग। ऑप्शन नंबर यानी पलंग तद्भव है और जो है आपका पर्यक इसका तत्सम होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हूं, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो सदा दूसरों पर क्या करता है? संदेह करता है, तो इसको बोलते हैं शंकालु। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? शंकालु। अगला प्रश्न, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, तो इसमें जो है आपका प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी? प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। 27 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य किस प्रकार का काल है? और वाक्य दिया गया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल बताना है आपको? जवाब हो जाएगा, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है ना, क्या है? पूर्ण बताना, यानी पढ़ चुकी है, पुस्तक को पढ़ के खत्म कर चुकी है, लेकिन तुरंत की है, इसलिए जो है वर्तमान काल में ही आएगा, और लेकिन पूर्ण वर्तमान का रूप होगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्मवाच्य किसमें प्रयोग नहीं हुआ है पूछा गया 28 नंबर प्रश्न में। जवाब हो जाएगा, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, यह जो है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अपूर्ण विराम। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए,
विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी सब ये जो है वाक्य समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। पहले क्वेश्चन में जो है आपका गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर इसका लेकर के गद्यांश को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आधा है, आधा अगले पेज पर है। यहाँ से गद्यांश को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में समय जाता है और समय ही आपके पास नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार इस गद्यांश को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब इसके प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न से इसमें प्रश्न दिया गया है डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। डिजिटल युग में जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है कार्य प्रणाली और संवाद के तरीके बदले। बी सही जवाब हो जाएगा। क्या कार्य प्रणाली और संवाद के तरीके बदले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण में दिया गया है। कथन है इसका डिजिटल तकनीकों से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बन गया है। कारण क्या है इसका, डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित है। तो आप लोग देखकर ही बता सकते हैं। इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है लेकिन तू आर गलत है, क्योंकि डिजिटलीकरण जो है आपका पूरे जो है गांव हो या शहर हर जगह पहुंच चुकी है। तो ये सही है लेकिन आर आपका यहाँ से गलत हो गया, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेल कूद का विकास। ऑप्शन डी सही होगा। बिना गद्यांश पढ़े भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना। सी आपका जवाब हो जाएगा। हर नागरिक तक क्या करना है, डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बनाना। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है। डिजिटल इंडिया का अर्थ बताना है। 34वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्तिकरण के भारत। ए ऑप्शन सही होगा। क्या, सशक्तिकरण के भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा। उपयोगी का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुपयोगी हो जाएगा। उपयोगी का अनुपयोगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लालच का जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी प्रलोभन होता है। लालच को ही प्रलोभन भी बोलते हैं। सी आपका सही जवाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37वां धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा। धेनु का देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अगले पेज पर आपको अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी हम पढ़ रहे हैं, आप समझ लेंगे इसको। धेनु का बहुवचन पूछा गया है। जवाब हो जाएगा धेनुए हो। धेनुए, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इनके 15 अंकों से पहले अंक क्या दर्शाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। राज्य के कोड होते हैं, ठीक है ना। किसके कोड होते हैं, राज्य के कोड होते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की तो ये हो जाएगी आपकी अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी है दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी। बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, डायनासोर का विकास किस काल में हुआ था। डायनासोर का विकास, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए ट्रियासिस कल्प में हुआ था। ए ऑप्शन से कब हुआ था, ट्रियासिस कल्प के युग में। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब आया था। जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी आया था। 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनईपी का जवाब हो जाएगा इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। बी जवाब हो जाएगा कहां पर है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। एशियाई यानी एडीबी की बात हो रही है। जवाब होता है आपका ऑप्शन सी एडीबी का मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में। सी ऑप्शन से कहां पर, फिलीपींस के मनीला में है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? सोशल मीडिया से संबंधित नियम, इसके लिए अगले पेज पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनिया और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग को क्या कहते हैं? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा, इसको जो है डीप फेक बोलते हैं। सी ऑप्शन से डीप फेक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 में भारतीय संसद पर किन आतंकी संगठनों ने हमला किया था? तो ये किया था आपके लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने किया था। बी आपका सही जवाब होगा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा यह पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो है कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जहां आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण होता है वह कहां पर स्थित? कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी SVPNPA। जवाब हो जाएगा यह जो है हैदराबाद में स्थित है। सी ऑप्शन होगा कहां पर? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जवाब हो जाएगा भारत की सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान से मिलती है। बी जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, दिया गया है एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा इसको जो है आपका सी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी इसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी। सी सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की, जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? हालांकि इस समय जो है हीनयान, महायान और वज्रयान 3 रूपों में बौद्ध धर्म में विभाजित है, लेकिन किसके समय में इन दो जो है रूपों में विभाजित हुआ था यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है कनिष्क के समय में हुआ था, जिसमें जो है चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। अगला क्वेश्चन, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सुहरावर्दी, तो इसके संस्थापक जो है सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। ठीक है ना, इसके संस्थापक कौन थे? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? देखिए अध्यादेश जो है एक तो राष्ट्रपति जारी करता है, एक राज्यपाल जारी करता है, तो राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है पूछा गया है? जवाब हो जाएगा आर्टिकल 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बी सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओडिशा के मंदिरों में नृत्य प्रस्तुत करने वाली देवदासियों या नर्तकियों को क्या कहा जाता था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, उनको जो है महारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महारी। बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, दादरी मेला जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, कहाँ आयोजित होता है? दादरी मेला या ददरी मेला भी इसको बोलते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है बलिया में लगता है। ए ऑप्शन सही है। कहाँ पर? बलिया में लगता है पशु मेला। सोनपुर के बाद यह जो है दूसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का निर्वाण स्थल कहाँ पर है? सिंपल सा प्रश्न है। 59 क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 59 का बी हो जाएगा, मगहर में। मगहर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि जो है गोरखपुर और जो है संत कबीर नगर के आसपास के कौन से लोग जो हैं जो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अगर नहीं किया तो आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन सा जिप्सम और ग्रेफाइट? जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है, हमीरपुर और झांसी। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की थी? हीमोफीलिया, इसकी खोज जो है जॉन कॉनरॉड ओटो ने किया था। बी ऑप्शन सही है, जॉन कॉनरॉड ओटो ने किया था खोज। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है इंडोनेशिया की जकार्ता में इसका मुख्यालय है। आसियान का जो है मुख्यालय पूछा गया, जिसका हिंदी जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ होता है, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी और मुद्रा क्या है? दोनों आपको बताना है। देखिए, भारत के पड़ोसी देश और जो है भारत से रिलेटेड जो भी देश हैं, इनकी मुद्राएं, राजधानी, ये सब पूछी जाती है, और उनके जो है राष्ट्राध्यक्ष कौन है, सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, खासकर भारत के पड़ोसी देशों का, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते आए हैं। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है इसका मुख्यालय आबू धाबी में है, और इसकी मुद्रा जो है दिरहम है, जिसे यूएई दिरहम बोलते हैं। बी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को सब लोग इसके बारे में जानते हैं, तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिल्मस्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आप लोग जान गए होंगे, इसके लेखक कौन है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्य में पाया जाता है? सर्वोत्कृष्ट कोटि का जो है लौह अयस्क है, यानी उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, या कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? जवाब बनता है ये है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट भारत के जो है कहाँ, दक्षिण राज्यों में पाया जाता है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का 67 नंबर प्रश्न। जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, ये है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व निरीक्षण यानी कानूनगो के ठीक नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? यानी कानूनगो के जो नीचे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो ये होते हैं आपके लेखपाल। लेखपाल जो है कानूनगो के अंडर कार्य करते हैं, यानी उनके निचले स्तर पर ये होते हैं। डी ऑप्शन है लेखपाल। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? यानी नोटबंदी सबसे पहले किसके समय में हुआ था?
जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है मोरारजी देसाई जी के समय में हुआ था, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, 382 व्यक्ति पर जो है स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया? किसने? मारिया कोरिया मचाडो, इनको ही नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था, और किस देश में ये थी? जवाब हो जाएगा यह जो है वेनेजुएला में संघर्ष के लिए मिला है, वेनेजुएला। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार के भूभाग प्रशिक्षण में केंद्रित होता है? अब देखिए, युद्धाभ्यास सीधे तौर पे नहीं पूछे जा रहे हैं ज्यादातर कि किस देशों के बीच होता है, अब पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ है, इसका कौन सा संस्करण था। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस प्रश्न जो है किस भूभाग पर परीक्षण किया जाता है इसका। जवाब हो जाएगा यह जो है पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी वहाँ उस जैसे जो है माहौल बनाए जाते हैं कि ऐसी जगह कोई हो तो किस तरह से निपटा जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे चुना गया है? जवाब हो जाएगा यह चुना गया है नवतेज सरना जी को। ऑप्शन ए है नवतेज सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2021 यानी भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हो जाएगा, यह मिला है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को। ये ऑप्शन होगा डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके निधि छिब्बर जी। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा निधि छिब्बर। तो इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका जो है पीडीएफ पड़ चुका है और उसे आप लोग जो है देख करके सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ उसको आप चेक कर सकेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।